हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एटम एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों 19 मई 2026 को आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर हो चुका है कंप्लीट। और पेपर पूरे होने के साथ ही दोस्तों स्टूडेंट्स के डाउट भी आना शुरू हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं दोस्तों कि सर मैंने आंसर जो कैलकुलेट किया है बस मेरा आंसर गलत निकल गया है और बाकी मेरे उसके ऊपर के पूरे स्टेप सही हैं, तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे सर। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मैंने वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली थी लेकिन मेरे पास पेपर में इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं आंसर कैलकुलेट कर पाता, तो सर मेरे कितने नंबर कटेंगे या कितने नंबर मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स तो यहां तक भी कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट थे और मिसप्रिंट थे, तो क्या उसका फायदा उन्हें अपने पेपर की मार्किंग में मिलने वाला है। दोस्तों ये सारे डाउट्स हैं जेन्युइन, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कि एग्जामिनर करता है अगर दोस्तों जेन्युइन मार्किंग और स्टेप वाइज मार्किंग, तो कितने स्टेप्स करने पर आपके असल में कितने नंबर बनते हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि असल में आपके टोटल कितने मार्क्स बनेंगे, और इससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा गया है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो जो आपका कल का पेपर था दोस्तों वो ज्यादा लेंथी तो नहीं था दोस्तों, लेकिन जानबूझकर कुछ क्वेश्चंस को दोस्तों सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को बड़ा बनाया गया था ताकि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया जा सके। डिफिकल्टी की लेवल की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम डिफिकल्टी के लेवल की बात करें तो आपका पेपर मॉडरेट लेवल में लाई करता है, यानी कि ज्यादा टफ भी नहीं लेकिन ज्यादा आसान भी नहीं। और वहीं दोस्तों ये जो इनकम्प्लीट वाला पॉइंट है ये एक जेन्युइन कंसर्न है दोस्तों। पीएनपी को भी इसका संज्ञान लेना होगा, क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चंस में ये देखा गया था कि आंसर्स विद्यार्थी इसलिए भी नहीं निकाल पाए क्योंकि उन्हें क्वेश्चन सही से समझ में ही नहीं आया था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने आंसर शीट को समझना। तो लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि आपके एमसीक्यू में से आपका पहला सवाल दिया था दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया था और आपसे पूछ रखी थी वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें दोस्तों आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला था पाई आर स्क्वायर का, और इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर देते 154 से। तो यहां से दोस्तों आपके आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती 49 और आपके आर की वैल्यू आ जाती दोस्तों 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होने वाला था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका साइन 60 बाई 1045 का दोस्तों आपसे मांग रहा था। और इस क्वेश्चन में दोस्तों ये जो बीच का जो डिवाइड वाली जो लाइन थी दोस्तों ये बहुत ही सारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट थी दोस्तों, या तो प्रिंट नहीं हुई थी। तो इसका अगर सीधा सीधा अगर दोस्तों वैल्यू पुटिंग का काम करते तो आपको पता चलता है कि साइन 60 की वैल्यू जहां √3/2 है वही 1045 की वैल्यू थी 1, और इसे सॉल्व करने पर दोस्तों आपको मिलता √3/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां भी दोस्तों आपका एक बहुत ही मेजर मिसप्रिंट पेपर में दिखाई दिया था दोस्तों, जहां आपकी जो करनी थी वही प्रिंट नहीं की गई थी, जिससे कुछ विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को शायद अटेम्प्ट नहीं किया होगा क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया दोस्तों। अगर क्वेश्चन सही से प्रिंट रहता दोस्तों तो वो कुछ ऐसा दिखता, और इसे दोस्तों आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। जहां आपका क्यूब रूट 64 का मान 4 निकलता, वहीं 625 की फोर्थ पावर आपकी 5 निकलती, और इन दोनों का एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपका आंसर 20 ले आता दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 4x² - 64 इक्वल टू 0 में आपसे x का मान पूछा था दोस्तों, और ये आपकी बहुत ही रिलेटिवली इजी कंपैरिजन थी दोस्तों, जिसमें सिर्फ आपको क्या करना था, आपको पहले 4x² इक्वल टू 64 करके आपको यहां से x² का मान निकाल लेना था दोस्तों। और जैसे ही आप x² का मान निकालेंगे वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में आपका x का मान कितना आया था, आपका x का मान आया था +-4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाता दोस्तों। इसका दोस्तों अगर हम अगला क्वेश्चन समझे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रायिकता के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा था कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो 4 से बड़ी संख्या आने की क्या संभावना थी। और प्रायिकता का सूत्र आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रायिकता हमेशा क्या बात करती है कि आपको हमेशा अपने अनुकूल को अंश में रखना है और अपनी कुल संभावनाओं को हर में रखना है दोस्तों। तो 4 से बड़ी संख्या
4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों? अगर आप एक पासा उछालें तो या तो आपकी 5 आएगी या तो आपकी 6 आएगी, यानी कि आपकी अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई? 2, और आपकी कुल परिस्थितियां 6। इसे दोस्तों अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा 1/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। एमसीक्यूज दोस्तों डायरेक्ट थे और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी थे, तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। और एमसीक्यू में दोस्तों स्टेप वाइज मार्किंग तो होती नहीं है, तो सही जवाब रहेगा और गलत जवाब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण एडीसी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, असल में यहीं से एक और गलती पीएनपी से हुई थी कि ये क्वेश्चन में भी आपका डायग्राम बहुत ही सारे क्वेश्चन पेपर्स में प्रिंट ही नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ आपको 4 बिंदु दे दिए गए थे और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको डायग्राम प्रॉपर्ली मिलता तो इसका आपका सिर्फ 2 स्टेप का मेजर सोल्यूशन है दोस्तों। पहला स्टेप जो कि बात करता है आपके चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा, कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं दोस्तों वो हमेशा क्या होते हैं? उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब कि दोस्तों आपकी पहली इक्वेशन तो बन जाएगी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो आधे नंबर तो दोस्तों आपके यही बन जाएंगे और बाकी आधे नंबर आपके सॉल्यूशन निकालने के होंगे दोस्तों। तो अगर किसी विद्यार्थी ने सिर्फ ये परिभाषा भी सही से लिख दी है तो 1 नंबर में से आधे नंबर तो उसके बन चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन असल में 2 पार्ट में था और बहुत सारे विद्यार्थियों से क्या गलती हुई है कि उन्होंने क्वेश्चन शुरू तो सही किया था, उन्होंने 9 पाई को पाई आर स्क्वायर से कंपेयर किया और उन्होंने आर की वैल्यू भी करेक्टली निकाल ली थी। लेकिन दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट था वो असल में क्वेश्चन आपसे आधार का व्यास पूछ रहा था। तो जो विद्यार्थी आर तक निकाल कर रुक गए हैं उनके आधे नंबर तो बन चुके हैं, लेकिन जब तक आप व्यास नहीं निकालेंगे तब तक आपको बचे हुए आधे नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। समझे दोस्तों? तो आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको व्यास तक कैलकुलेट करना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। ये दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपको दोस्तों 25.7049 इस नंबर का दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना था एक तरीके से। अब देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग अप्रोच रही है। कुछ विद्यार्थियों ने दशमलव से बाहर संख्याओं को निकालने पर ध्यान दिया है, कुछ विद्यार्थियों ने डायरेक्टली दशमलव के अंदर भी संख्याएं सॉल्व कर दी हैं। तो इसमें दोस्तों मेजरली आपका 2 पार्ट में आपके आंसर हैं। क्वेश्चन आधे नंबर तो सिर्फ आपके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश में ही आपको दे दिए जाएंगे और बाकी आधे नंबर जब आप करेक्ट आंसर निकाल लेंगे उस बात के होंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन को शुरू किया है उन्हें भी आधे नंबर मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन था कि समांतर चतुर्भुज एवं सम चतुर्भुज में आपको 2 अंतर लिखने थे। तो देखिए दोस्तों अब यहां पे बहुत ही क्लियर था आपको कि आपने अगर एक अंतर लिखा तो आपको आधे नंबर मिलेंगे और दोनों अंतर लिखने पर पूरे नंबर। तो यहां पर दोस्तों आपके आंसर में पहली आपका अंतर था आपकी भुजाओं में, जहां आपकी दोस्तों समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं ही सिर्फ बराबर होती हैं, वहीं आपके सम चतुर्भुज में आपकी सारी की सारी भुजाएं हो जाती हैं बराबर। और दूसरा अंतर दोस्तों आपका था विकर्ण का, जहां दोस्तों आपके सम चतुर्भुज में जो आपके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री के कोण बनाते हैं एक दूसरे से, वहीं ये जो परिभाषा है ये समांतर चतुर्भुज पर लागू नहीं होती है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने सिर्फ एक अंतर लिखा है तो उसे आधा नंबर मिलेंगे और दोनों अंतर लिखने वाले विद्यार्थी को ही पूरे नंबर मिलेंगे और अंतर आपके स्पष्ट और सही होने चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। लीजिए आपका अगला सवाल। अब सवाल था दोस्तों बहुत ही इजी, आपसे पूछा था कि निम्नलिखित आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो अगर किसी विद्यार्थी को सिर्फ बहुलक की परिभाषा भी पता हो और उसने सिर्फ बहुलक की परिभाषा भी सही लिख दी हो, क्योंकि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर मैंने बहुलक की परिभाषा तो लिख दी लेकिन आंसर मैंने 7 नहीं लिखा है, मैंने आंसर कुछ और लिख दिया। तो भाई मेरे अगर आपने बहुलक की परिभाषा भी सही लिखी है और एग्जामिनर अगर जेन्युइनली कॉपी चेक कर रहा है तो आपको आधे नंबर दे देगा।
लेकिन पूरे नंबर तो तभी मिलेंगे जब आपने बहुलक को साथ ही लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बात कर रहे थे दोस्तों आपके इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर, यानी कि आपको एक्स और वाई की यहां वैल्यू निकालनी थी दोस्तों। अब यहां पे दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों दोनों की दोनों वैल्यूज सही कैलकुलेट किए हैं, उन्हें ही पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपकी कोई भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यूज गलत कैलकुलेट हुई दोस्तों, तो आपके इस क्वेश्चन में नंबर कटने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। लीजिए आपका अगला सवाल, और दोस्तों यहां से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 2 नंबर के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो यहां से दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से स्टेप वाइज मार्किंग में हर उस विद्यार्थी को फायदा होगा जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अपनी कोशिश भी की है। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला ही सवाल था कि एक 12 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिध घुमाया जा रहा है दोस्तों। तो इससे जो बेलन का आयतन बनेगा वो ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने के लिए ये पहला अजम्पशन भी अगर करेक्टली कर लिया है, तो आधे नंबर तो दोस्तों आपके वहीं पे बन जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने सिर्फ ये सही अज्यूम कर लिया कि जब आपका बेलन तैयार होगा तो जो आपके आयत की चौड़ाई होगी वो आपके बेलन की ऊंचाई बनेगी, और वहीं जो आपकी आयत की लंबाई होगी वो आपकी बेलन की त्रिज्या बनेगी। तो आधे नंबर तो दोस्तों आपके हो गए इस चीज के। उसके बाद दोस्तों आपके बचे हुए 1 नंबर अपनी इन तीनों वैल्यूज को लिखने के मिल जाएंगे दोस्तों। जहां पर आपने ऊंचाई, त्रिज्या और आयतन का सीधा सीधा सूत्र लिख दिया हो दोस्तों, वहां पर आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और आखिरी के इस करेक्ट सोल्यूशन को निकालने का दोस्तों, जहां पर आपको वैल्यू पुट करके ये करेक्ट सोल्यूशन निकालना था, आपका 3168 सेंटीमीटर क्यूब। तो आधे नंबर दोस्तों आपके यहां पर है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह दोस्तों कि अगर किसी विद्यार्थी ने ये सेंटीमीटर क्यूब वाली यूनिट नहीं लगाई है या ये लगाने में कर दी है गलती, तो कभी कभी एग्जामिनर इसके भी आपके आधा नंबर काट सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, और ये सवाल दोस्तों आपका 2 नंबर के सबसे ही इजी क्वेश्चनों में से एक था। क्यों? क्योंकि आपको सीधा सीधा करना क्या था, आपको सीधा सीधा 4.096 का घनमूल ज्ञात करना था। तो जिस भी विद्यार्थी ने उसको अटेम्प्ट करना शुरू भी किया होगा दोस्तों, उसको आधे से लेकर 1 नंबर तो मिल ही चुके हैं। और उसके बाद जो विद्यार्थी करेक्टली इसको एंड आंसर तक लेके आया होगा, उसको बचे हुए 1 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का अलग अलग कहना है। कुछ लोग चाहते थे कि इसे भाग विधि से निकाला जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि से। वही कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमने तो डायरेक्टली 4096 का हमें पता था कि 16 उसका क्यूब रूट होता है, तो हमने तो डायरेक्टली लिख दिया। तो मेरी तरफ से दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जिस विद्यार्थी ने भी इसका आंसर तक सही पहुंच गया है, उसे एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, भले ही उसके सॉल्व करने का तरीका कोई भी रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी आपसे किसी विधि की बात नहीं की थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। लीजिए आपका अगला सवाल, और ये सवाल दोस्तों मैंने बार बार आपको पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से था। क्या था क्वेश्चन दोस्तों कि एक समलंब की समांतर भुजाएं आपको दे रखी हैं 12 और 20 सेंटीमीटर, दोनों भुजाओं के बीच का अंतर भी दिया था आपको 8 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैंने बार बार आपसे कहा था दोस्तों कि ये फॉर्मूला, ये हाफ इंटू दोनों ही समांतर भुजाओं का योग और गुणे उन दोनों की बीच की ऊंचाई, ये फॉर्मूला दोस्तों आप रट लीजिए, क्योंकि 2025 के पेपर में, 2023 के पेपर में सिर्फ डिजिट बदल बदल के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और लीजिए 2026 के पेपर में भी ये क्वेश्चन खुद को रिपीट कर रहा है, वो भी 2 नंबर में। तो जिन भी विद्यार्थियों ने सही अजम्पशन के साथ सिर्फ ये फॉर्मूला और उसकी वैल्यू भी अगर कैलकुलेट कर पाए होंगे, तो इनके 1 नंबर तो बन गए दोस्तों, और करेक्ट आंसर तक पहुंचने के आपके बचे हुए 1 नंबर। तो जो भी विद्यार्थी इस डाउट में थे कि सर मेरा आंसर गलत आ गया लेकिन मैंने बाकी फॉर्मूला और डायग्राम सही से बना दिया है, तो भाई मेरे, अगर आपने फॉर्मूला और आपका डायग्राम अगर आपने सही से बना दिया है, तो और एग्जामिनर जेन्युइन कॉपी चेकिंग कर रहा है, तो आपके ज्यादा से ज्यादा आधे नंबर ही कट करेगा और बाकी आपको 1.5 नंबर वो इस क्वेश्चन में दे देगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, और ये सवाल भी दोस्तों 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इजी था दोस्तों। अब इसमें मेन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन में आपको
लिखा था कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 6 कम हो जाती है, तो आपको संख्या याद करनी थी दोस्तों। तो पहला स्टेप ही था दोस्तों इसमें कि आप संख्या को x मान लिए, और जिन जिन विद्यार्थियों ने शुरुआत कर दी, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन से डरे नहीं और से अटेम्प्ट करना शुरू भी किया, तो एग्जामिनर आपको आधे नंबर का रिवॉर्ड कर ही देगा दोस्तों। उसके बाद जो भी विद्यार्थी ये इक्वेशन बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं और इस इक्वेशन को सही तरीके से बना पाए हैं, तो 1 नंबर तो आपके इस इक्वेशन को समझने और क्वेश्चन पेपर से इसे बनाने के थे दोस्तों, और आधे नंबर दोस्तों आपके आखिरी में सही वैल्यू लाने के। तो इस हिसाब से दोस्तों आप खुद से देख लीजिए कि आपके असल में आपने कितने नंबर का काम किया था। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, जानबूझकर कुछ क्वेश्चनों को लंबा बनाया गया था ताकि आपका टाइम वेस्ट किया जा सके। जैसे कि दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और आपको एक लंबी सी कतार में नंबर दे दिए थे। तो अब दोस्तों इसमें स्टेप वाइज मार्किंग और आपसे की जाए तो आपसे कैसे कैसे स्टेप होंगे दोस्तों। तो एक तो दोस्तों आपका फॉर्मूला सिर्फ पता करने का कि आपके पद कितने हैं, तो आपके पद 10 हैं, और आपको सिर्फ उसको आरोही क्रम में लगा देने का। आपके दोस्तों इन 2 कामों को करने पे ही आपको 1 नंबर मिल चुके होंगे। बाकी दोस्तों इसके बाद आपके माध्यिका का अगर आपने सही सही सूत्र लिख दिया होगा दोस्तों, जो कि सम संख्या और विषम संख्या में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कंफ्यूजन में पढ़ के गलत भी लिखा है, तो आपके आधे नंबर तो दोस्तों आपको यहां मिल जाएंगे। और बचा हुआ दोस्तों, बचा हुआ आधा नंबर आपको जब आप ये सही आंसर निकाल देंगे तब मिलेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। जो जो मेरे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमने सूत्र लिखा था लेकिन उसके बाद आगे का नहीं कैलकुलेट कर पाए, तो भाई मेरे अगर आपने सूत्र लिख दिया था और उससे पहले आपने आरोही क्रम और पदों की गिनती भी कर ली थी, तो एग्जामिनर अगर आपसे खुश रहा तो वो आपको 1.5 नंबर तो दे ही देगा, क्योंकि उसका बचता ही क्या है, उसका सिर्फ आपको उसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था सिर्फ वो बचा था। और जिसने अगर माध्यिका का सूत्र याद कर रखा था उसके पास अगर प्रॉपर टाइम मिले और उसने प्रॉपर अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग की होगी तो वो आंसर भी इजीली कैलकुलेट कर पाता। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, और ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंगली एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके इस बार इस सवाल को जब बनाया था तो उसने एक्स स्क्वायर के साथ एक डिजिट रखने की भी सोची, और इसी से इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों अगर आप अपनी स्टेप वाइज मार्किंग को समझे तो आपके दोस्तों अगर मेरे हिसाब से समझा जाए तो आपके दोस्तों सिर्फ यहां पर इस इक्वेशन को खंडित करने के, यानी कि अपने -x से ये -4x + 3x इसको बनाने के दोस्तों आपके आधे नंबर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के आधे नंबर, और बाकी आधे और आधे नंबर दोस्तों रिलेटिवली इन दोनों ही x की वैल्यू निकालने के होंगे दोस्तों। तो आप इसके हिसाब से खुद देख लीजिए दोस्तों कि आपके असल में 2 नंबर में से आपने कितने नंबर का काम किया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। लीजिए आपका 18th और आई कैन से आपके क्वेश्चन पेपर का शायद सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आप मार्क्स के हिसाब से बात करें दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपकी वैल्यू पुटिंग थी। और अगर मेरी समझे दोस्तों तो आपके एक नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके 4 वैल्यूज लिखने के होंगे दोस्तों। बाकी के 1 नंबर इस कैलकुलेशन के, जिसमें आपका आंसर अगर गलती से आपका आंसर गलत आ भी गया दोस्तों तो आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधे ही नंबर कटने चाहिए, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने चारों के चारों वैल्यूज सही लिख दिए और वो कैलकुलेशन वाले पार्ट तक आ गया था दोस्तों, तो उसके 1.5 नंबर तो कम से कम बनते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपको मदद मिली हो कि आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहे थे कि कहीं मेरा फॉर्मूला छूट गया, कहीं मेरा कैलकुलेशन छूट गया, या कहीं बस मेरा फाइनल आंसर गलत हो गया है, उन सारी चीजों का आपको मन में अब एक क्लैरिफिकेशन और एक सेटिस्फेक्शन आ गया होगा कि मेरा बैक लगने के चांस तो खत्म हो गए हैं, या मेरे पेपर में कितने नंबर बने हैं उसको भी लेके आपके मन में हो गई होगी अब एक क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी दोस्तों असल में जरूरी होती है ताकि आप एक सुकून की नींद सो सकें, क्योंकि बहुत बार दोस्तों अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो कि बाकी पेपर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में बैक की वजह से उनको अपने सेमेस्टर में रुकना पड़ जाता है या वापस उसका एग्जाम देना पड़ जाता है दोस्तों। तो इन सब चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप एक बार
पेपर एनालिसिस देख लीजिए दोस्तों, उससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने नंबर का पेपर किया है दोस्तों। अगर आप वीडियो में दोस्तों यहां तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने बाकी विद्यार्थियों के साथ और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।